नमस्कार दोस्तों, आप जो है रसायन विज्ञान कक्षा 12 का विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज आपको गैल्वेनी सेल के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में गैल्वेनी सेल के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, आज थोड़ा और उसके बारे में आपको बताया जाएगा। गैल्वेनी सेल के बारे में थोड़ा विस्तृत करके देखें ध्यान से। गैल्वेनी सेल होता क्या है? तो गैल्वेनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, गैल्वेनी सेल क्या है? एक वैद्युत रासायनिक सेल है जो एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो अभिक्रियाएं स्वतः होती हैं, ठीक है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए? रेडॉक्स अभिक्रिया होनी चाहिए और अपने आप होनी चाहिए। ठीक है, तो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऐसे सेल को क्या कहेंगे? गैल्वेनी सेल कहेंगे। और यह क्या होता है? एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है। तो गैल्वेनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जो एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इस युक्ति में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा वैद्युत कार्य में परिवर्तित होती है। तो आप देख रहे हैं यह जो डिवाइस है, यह जो युक्ति है, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, जो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है जो अपने आप हो रही है, उसकी जो गिब्स ऊर्जा है वो वैद्युत कार्य में परिवर्तित होती है। गिब्स ऊर्जा जो है वैद्युत कार्य में परिवर्तित होती है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की कौन सी ऊर्जा जो है वैद्युत कार्य में परिवर्तित होती है, तो कौन सी ऊर्जा है? गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा जो है स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा वैद्युत कार्य में परिवर्तित होती है। ठीक, जिसको मोटर या अन्य वैद्युत उपकरण जैसे हीटर, पंखा, गीजर आदि में उपयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ के वैद्युत कार्य में बदलता है। जिसका यूज कहाँ होता है? तो जिसका यूज जो है मोटर या अन्य वैद्युत उपकरण जैसे हीटर, पंखा, गीजर आदि में उपयोग किया जाता है। आगे देखें, डेनियल सेल गैल्वेनी सेल है। डेनियल सेल जो है वह भी क्या है? एक गैल्वेनी सेल है जिसमें निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं। तो डेनियल सेल के बारे में आपको इससे पीछे वीडियो लेक्चर में बताया गया था। अब यहाँ देखें तो अभी ये क्या होता है? डेनियल सेल गैल्वेनी सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिंक। ठीक है, जिंक जो सॉलिड है, इसमें दो राड थे जिंक और कॉपर के। तो जिंक जो था वो किस में चेंज होता है? जिंक आयन में। जिंक जो है जिंक आयन में चेंज होता है। और कॉपर आयन किस में चेंज होता है? कॉपर में चेंज होता है। तो जिंक सॉलिड है जो जिंक आयन में चेंज होता है, जली विलयन में एक्वस सोल्यूशन में चेंज हो जाता है। और कॉपर आयन जो एक्वस सोल्यूशन में है वह कॉपर सॉलिड में चेंज होता है। ठीक, अब यह जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया दो अर्धसेल अभिक्रियाओं का संयोजन है। यह जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं यह क्या है? दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं का एडिशन है, संयोजन है। ठीक है, जिनके योग से समग्र सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। जब उनको जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है? ओवरऑल सेल रिएक्शन प्राप्त होता है, समग्र सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो अब आप देखें इसके दो भाग कौन है? पहला भाग है कॉपर आयन। जो कॉपर आयन है, ठीक है, वह चेंज हो रहा है कॉपर सॉलिड में। तो कॉपर आयन Cu2+, ये ठीक है, जब यह दो इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशन होगा तो यह चेंज हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, अर्थात यह अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। जिंक सॉलिड में देखें, दूसरा जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में चेंज हो रहा है। जिंक, ठीक है, Zn2+ में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अर्थात यह है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉपर जो है, कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है और अभिक्रिया जो हो रही है उसे कहते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। और जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में चेंज हो रहा है, जो अभिक्रिया हो रही है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं डेनियल सेल के दो अलग अलग भागों में होती हैं। जो आप देख रहे हैं कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया है वह डेनियल सेल के दो अलग अलग भागों में होती हैं। अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है। जो अपचयन अर्ध अभिक्रिया है वह कहाँ पे होती है? कॉपर इलेक्ट्रोड पे होती है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है, जबकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पे होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहाँ होती है? तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पे होती है,
जबकि ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया कहाँ होती है, जिंक इलेक्ट्रोड पे होती है। सेल के ये दो भाग अर्ध सेल या रेडॉक्स युग्म भी कहलाते हैं। तो यह जो सेल के दो भाग हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, अपचयन अर्ध क्रिया होती है, जबकि ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया कहाँ पे होती है, जिंक इलेक्ट्रोड पे होती है। तो यह जो सेल के दो भाग हैं इनको क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं या रेडॉक्स युग्म भी कहते हैं इनको। कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल कहते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, अपचयन अर्ध सेल कहेंगे, जबकि जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जाता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कह सकते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, अपचयन अर्ध सेल कहेंगे। ठीक है, तो अब आप आगे देखते हैं आप इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक, तो जब जो है आप जो है पीछे आपको फिगर बताया गया था, ठीक है, जैसा फिगर आप देख रहे हो, इसमें जो है जिंक की छड़ जो है जिंक के लवण विलयन में अर्थात जिंक सल्फेट में डुबोया गया है, और कॉपर की छड़ जो है कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया गया है। ठीक, तो जो जिंक के लवण जिंक सल्फेट हैं वह तुरंत टूट जाएंगे जिंक आयन में और सल्फेट आयन में। कॉपर के जो लवण हैं वह भी टूटेंगे कॉपर आयन और सल्फेट आयन में। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यह जो आयन है, ठीक है, जो जिंक सल्फेट के आयन हैं, तो जिंक आयन जो है, ठीक है, वह जो है आयन जो है सॉल्यूशन में से विलयन में से इधर आने लगेगा, इलेक्ट्रोड पे आने लगेगा, और यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रोड में से जो आयन है वो विलयन में जाने लग रहा है। यह घटनाएं हो रही हैं। तो जब जो है विलयन से निकल के आयन जो है इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे तो यह या तो धनात्मक हो जाएगा या तो ऋणात्मक हो जाएगा। उसी तरह से जब इलेक्ट्रोड से आयन जो है निकलेंगे तो वह जो है धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अगर वह, ठीक है, ऋणात्मक होगा तो वह उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश आएगा तो वह इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, छोड़ के जाएगा। अगर धन हुआ, जैसे कॉपर हुआ, तो कॉपर आयन में चेंज हुआ, तो जब Cu जो है Cu2+ आयन में चेंज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वह 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉनों का, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या होगा, धारा बहेगा, जिसके कारण जो है एक इलेक्ट्रोड प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रोड माइनस बन जाएगा, और उनके बीच में विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, और उनके बीच में जो विभव स्थापित होगा उसको इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब इसको समझे ध्यान से। इलेक्ट्रोड विभव ई क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल में प्रत्येक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य अंतरा पृष्ठ पर धात्विक आयनों की प्रवृत्ति विलयन से निकलकर धात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वह वैद्युत अपघट्य में जो धात्विक आयन होता है वह धात्विक आयन क्या करता है, विलयन से निकलकर धात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है। वह विलयन से निकलकर जो आपका इलेक्ट्रोड है धात्विक इलेक्ट्रोड उस पर जमा होने लगता है। ठीक है, जिससे वह धनावेशित हो सके। इससे क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। आयन जो है वह जो है विलयन से इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं, जिससे वह धनावेशित हो जाता है। उसी समय इलेक्ट्रोड की धातु के परमाणुओं की विलयन में, उसी समय क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है उसकी धातु के परमाणु जो हैं वह विलयन में आयन के रूप में जाने लगते हैं। ठीक है, धातु के परमाणु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोड के धातु है उसका परमाणु विलयन में आयन के रूप में जाने लगता है, और इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। जब इलेक्ट्रोड से जो है परमाणु जो है आयन के रूप में विलयन में आएगा तो इलेक्ट्रोड पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होगी, जिससे इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, जिससे कि यह ऋणावेशित हो सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन से जो है आयन जो है इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जा रहा है। ठीक, और जो है इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड के परमाणु जो हैं वह आयन के रूप में विलयन में आ रहे हैं और इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रोड क्या हो जा रहा है, ऋणावेशित हो जा रहा है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जा रहा है और एक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जा रहा है। साम्यावस्था पर
आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। तो साम्यावस्था पे आवेशों का क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाता है। और दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की प्रवृत्ति के अनुसार, दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड क्या हो गया, या तो विलयन के सापेक्ष धनात्मक हो गया या तो वह ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड विभव आप देख रहे हैं यह एक विभवांतर है जो इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच में उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखें ध्यान से, इलेक्ट्रोड विभव को ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से। वैद्युत रासायनिक सेलों में प्रत्येक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य अंतरा पृष्ठ पर धात्विक आयनों की प्रवृत्ति विलयन से निकलकर धात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है, जिससे वह धनावेशित हो सके। ठीक है, ठीक उसी समय इलेक्ट्रोड की धातु के परमाणुओं की विलयन में आयनों के रूप में जाने और इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, जिससे कि यह ऋणावेशित हो सके। साम्यावस्था पर आवेशों का पृथक्करण हो जाता है और दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष या तो धनात्मक हो जाता है या ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग हम देखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अब देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो देखें ध्यान से, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको किससे लिखते हैं, E0 से लिखते हैं। जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता क्या हो जाए, केवल एक इकाई हो। ठीक है, केवल एक इकाई होती है तो उस समय इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात किसी इलेक्ट्रोड को मानक अवस्था में कहा जाएगा। कब कहा जाएगा मानक अवस्था में, यदि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या हो, 1 मोलर हो और तापमान 298 केल्विन हो। तो आप देख रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड कब कहेंगे, जब वैद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या हो, 1 मोलर हो और तापमान 298 केल्विन हो। इस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है और इसको E0 संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यदि किसी गैस को इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसका दाब 1 बार होना चाहिए। अगर आप गैस को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड बनाने के लिए तो उस समय सांद्रता नहीं आएगी, तो उस समय दाब आएगा। तो उस समय उसका दाब कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब आप देखें IUPAC के अनुसार मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, जो मानक अपचयन विभव है अब उसका नाम चेंज किया तो क्या हो गया, अब उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। गैल्वेनी सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है। तो एनोड कौन होता है, गैल्वेनी सेल का वह अर्ध सेल जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण हो, उसको क्या कहेंगे, एनोड कहते हैं, एनोड कहलाती है। और विलयन के सापेक्ष उसका विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, विलयन के सापेक्ष उस एनोड का इलेक्ट्रोड का विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, उसको क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल में जो ऋणात्मक होता है उसको एनोड कहते हैं, जो धनात्मक होता है उसको कैथोड कहते हैं। मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। किसके अनुसार, IUPAC के अनुसार। मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, गैल्वेनी सेल का वह सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है और विलयन के सापेक्ष इसका विभव ऋणात्मक होता है। गैल्वेनी सेल का वह सेल जिसमें अपचयन होता है कैथोड कहलाती है, यह इसका विभव विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है। ठीक है, गैल्वेनी सेल का वह सेल जिसमें क्या हो, अपचयन होता है कैथोड कहलाती है और उसका विभव विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें जिस अर्ध सेल पर
ऑक्सीकरण हो वह क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और विलयन के सापेक्ष उसका विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जिस अर्ध सेल पर अपचयन होगा वह क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। और उसका विभव विलयन के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक होता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक विभवांतर होता है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। यह जैसे ही स्विच चालू किया जाता है, जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाए, विभवांतर उत्पन्न हो जाए, तो आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच चालू करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगेगा। और धारा जो है उसके विपरीत, और वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे ही स्विच ऑन होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, और वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो इस तरह से आपने देखा आईयूपीएससी ने क्या परिवर्तन किया, मानक अपचयन विभव का नाम चेंज कर दिया, जिसे अब क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब आप देखें सेल विभव क्या होता है। सेल विभव गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल विभव कहलाता है। गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस विभवांतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। इसे वोल्ट में मापते हैं। गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल विभव कहलाता है, इसे वोल्ट में मापते हैं। सेल विभव कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों, सेल विभव कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों अर्थात अपचयन विभव का अंतर होता है। सेल विभव क्या होता है, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है, अपचयन विभवों का अंतर होता है। इसे सेल विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। इसे ठीक है क्या कहते हैं, सेल विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सेल विभव कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों अर्थात अपचयन विभवों का अंतर होता है। इसे सेल विद्युत वाहक बल कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने गैल्वेनी सेल पढ़ा, आज इलेक्ट्रोड विभव ई पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट पढ़ा, आईपीएससी के अनुसार आपने नियम देखा। ठीक है, किसको कैथोड कहेंगे, किसको एनोड कहेंगे, कहाँ पे अपचयन होगा, कहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, यह आपने देखा। सेल विभव क्या होता है और सेल का वैद्युत वाहक बल के बारे में, सेल का वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ठीक, अब आपको अगली हेडिंग में पढ़ाया जाएगा वैद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करने की विधि। वैद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसको आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।